नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, हिंदी गोल्डन पेपर नंबर 68 लेकर आया हूं। 100 टेस्टों की ये सीरीज है जिसमें आज 68वां टेस्ट हम हल करेंगे। 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आज के प्रश्न बहुत ही क्वालिटी वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिनके भी रीट लेवल फर्स्ट या रीट लेवल सेकंड में भाषा फर्स्ट हिंदी है या भाषा सेकंड हिंदी है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये पेपर। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, हाय बेचारे की टांग टूट गई। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग सही होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प। देखिए चारों ही विकल्प वही है, हाय बेचारे की टांग टूट गई। अब आपको ये देखना है कि किस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए जिससे ये वाक्य बिल्कुल सटीक और शुद्ध हो। साथियों, प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइए। तो हाय विस्मय सूचक शब्द है, अतः विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ पर लगना बिल्कुल हाय शब्द के बाद में आवश्यक है। तो चौथा और दूसरा विकल्प आपके गलत है। बेचारे की टांग टूट गई, और यहाँ पर साथियों यहाँ तो पूर्ण विराम चिन्ह है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है, तो पूर्ण विराम इसमें सही होगा। विकल्प 1 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके, अशुद्ध शब्द छांटिए। प्रागैतिहासिक, 19वीं, ज्योत्सना और स्वातंत्र्य। यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर बताइएगा। प्राक प्लस ऐतिहासिक शब्द बनेगा प्रागैतिहासिक, बिल्कुल व्यंजन संधि का उदाहरण है और साथियों ये बिल्कुल शुद्ध है। 19वीं शब्द शुद्ध है, स्वातंत्र्य शब्द भी शुद्ध है, लेकिन ज्योत्सना जो शब्द है ये क्या है, एक अशुद्ध शब्द है। क्योंकि ज्योत्सना को इस प्रकार से लिखा जाता है ज्योत्सना। इसमें जो ये स सरोता वाला है ये पूरा नहीं होता है बल्कि आधा होता है साथियों, इसलिए दूसरे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, चोर चलती गाड़ी से कूद गया। वाक्य में परसर्ग है, कर्म, कर्ता, अपदान और संप्रदान। देखो परसर्ग का मतलब किससे लिया जाता है? कारक से लिया जाता है। परसर्ग का मतलब क्या होता है साथियों? कारक होता है। तो चोर यहाँ पर क्या कर रहा है? चलती गाड़ी से कूद गया, मतलब गाड़ी से हुआ अलग, और अलग होने के अर्थ में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग। तो मतलब अपदान से अलग होना और करण से या के द्वारा होता है, तो इसमें अपदान से अलग हो रहा है तो अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। अतः तीसरे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, 39, 39 जो है इसका हिंदी मानक रूप है। 39 है, 44 है, 39 है और 39 है। तो साथियों 39 का जो हिंदी मानक रूप है, अब देखो 39 और 39 ये दोनों तो आप गलत कर सकते हो कि भाई यार ये तो विकल्प हटने के लायक है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है 39 में और 39 में। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखें जो मानक रूप है, मानक रूप देखना है। हम जो बोलते हैं वो बात अलग होती है, लेकिन उसका जो मानक रूप है वो क्या होगा साथियों, 39 या 39। तो प्रश्न संख्या 4 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा, 39। अब आप कहोगे कि सर 39 होता है, तो जी नहीं, एक बार आप मानक रूप देखिएगा। 39 का मानक रूप 39 होता है साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेंगे। आपके पांचवा प्रश्न है, आजीवन शब्द में समास है। अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। तो एक बार आपको अगर नॉलेज है कि भाई आजीवन, आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? आजीवन शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है। और जिस शब्द में उपसर्ग लगे होते हैं साथियों उसमें कौन सा समास होता है? अगर तीसरा अर्थ नहीं निकले तो उसमें कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अविभाव समास है। देखिएगा आजीवन मतलब जीवन तक, पूरे जीवन पर्यंत की बात की जा रही है साथियों। यहाँ पर प्रथम विकल्प 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष और आपेक्ष। तो सापेक्ष जो शब्द है इसका विलोम देखना है प्रश्न संख्या 6 में। कौन सा सही विकल्प है साथियों? एक बार अच्छी तरह से आप प्रश्न को पढ़ लीजिए और फिर अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखो
यहाँ पर पक्ष का, यहाँ पर देखो पक्ष क्या, सॉरी सापेक्ष का विलोम पूछा है, तो सापेक्ष का असापेक्ष नहीं होता है, बल्कि सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है। विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है, संपत्ति के सभी सगे होते हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो कंगाली में आटा गिला, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, चांदी देखे चांदना, मुंह देखे व्यवहार, और बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर जो ये अर्थ दे रखा है, संपत्ति के सभी सगे होते हैं, इसकी जो लोकोक्ति होती है साथियों, वो दिए गए विकल्प में से यहाँ पर कौन सी है। तो देखो, कंगाली में आटा गिला मतलब विद्या में विद्या आना, तो ये आपका आंसर नहीं है। चांदी देखे चांदना, मुंह देखे व्यवहार, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, और बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो इसमें जो सही अर्थ है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। इस लोकोक्ति का ही अर्थ होता है संपत्ति के सभी सगे होते हैं। 7वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है, अक्ल चढ़ने जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल का दुश्मन, और इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है कि इनमें से वह मुहावरा कौन सा है जिसका अर्थ मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 में अगर हम सही उत्तर देखें तो आपके विकल्प नंबर जो 3 है, अक्ल का दुश्मन, अक्ल चढ़ने जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यह आंसर नहीं है। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति जो खुद की अक्ल का दुश्मन हो। विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं वाक्य के। प्रश्न संख्या आपसे 9 ये पूछ रहा है। तो वाक्य के 1 अंग है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य के 3 अंग होते हैं, या वाक्य के 4 अंग होते हैं। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर वाक्य के अंगों की जो संख्या है वो कितनी होती है साथियों, 2 होती है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। उद्देश्य और विधेय, कौन कौन से 2 अंग होते हैं, एक तो आपके उद्देश्य होता है और एक आपके विधेय होता है, ये है वाक्य के 2 अंग। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए सही वाक्य होगा, जो कल्पना से परे हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, या आशा के अनुरूप उसको अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा न की जा सके उसे कहते हैं, या आशा अयोग्य को अप्रत्याशित कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 को अच्छी तरह से देख लीजिए। वह विकल्प कौन सा है जिसका अप्रत्याशित अर्थ होता है साथियों। तो देखो, जो कल्पना से परे हो उसको अप्रत्याशित नहीं कहते हैं, बल्कि उसको अकल्पनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकल्पनीय। अब यहाँ पहला विकल्प तो हट चुका है, आशा के अनुरूप, जिसकी आशा न की जा सके और आशा अयोग्य। तो इनमें से ही आपका एक सही आंसर है साथियों। कौन सा विकल्प सही रहेगा 10वें प्रश्न में। तो देखिए, अप्रत्याशित शब्द का जो सही अर्थ होता है वो होता है जिसकी आशा न की जा सके उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अप्रत्याशित। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा। पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति और पशुता। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। पशु शब्द जो है साथियों, पशु शब्द, पशु एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इसका आपको क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। तो पशु शब्द का जो विशेषण है इनमें से पार्श्विक बनेगा। क्या बनेगा साथियों, पार्श्विक बनेगा। विकल्प नंबर 1 आपके 11वें प्रश्न में सही है। देखो, पशुता तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। तो प्रथम विकल्प 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 12, गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा और द्विगु समास होगा। तो 12वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा।
देखिए यहाँ बात की जा रही है गुरुमुखी शब्द की। तो गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई क्या कहलाती है? गुरुमुखी कहलाती है। और साथियों यह एक भाषा का प्रकार है, अतः गुरुमुखी शब्द में यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न देख लेंगे। वृक्षित छाया शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, उनको भी देख लेते हैं। तो एक आपके दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, गुण संधि स्वर संधि का भेद है, दीर्घ गुण, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और फिर अयादि संधि। तो साथियों ये इस प्रकार ये संधि के जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें वृक्षित छाया शब्द की, तो वृक्षित छाया शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वृक्ष प्लस छाया। क्या होगा? वृक्ष प्लस छाया बराबर शब्द बनेगा वृक्षित छाया। मतलब इसमें विसर्ग नहीं लगेगा साथियों, बल्कि कोई स्वर के बाद में यदि 6 छाता वाला आ जाता है तो उस 6 छाता वाले के आगे 6 चम्मच का आगम हो जाता है, आधा 6 चम्मच का। तो इस प्रकार ये कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और वृक्ष प्लस छाया से वृक्षित छाया शब्द बनेगा जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 13 में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 है, वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एव प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, अप्रत्यय है, या वह प्रत्यय है? तो देखो अगर हम वासुदेव शब्द के टुकड़े करें तो आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो साथियों वासुदेव शब्द का निर्माण किससे हुआ है? वसुदेव, वसुदेव प्लस ए, वसुदेव प्लस ए बराबर शब्द बन जाता है वासुदेव। मतलब वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अप्रत्यय लगा हुआ है। तो अप्रत्यय कौन से विकल्प में है? तीसरे विकल्प में है। अर्थात आपके 14वें प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़े। नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, सामान्य भविष्य काल का है और आसन्न भूतकाल का है। तो देखो वाक्य को एक बार तो हम यूँ देखते हैं कि ये वर्तमान में है, भूत में है या भविष्य में है, उसके बाद उसके भेदों पे चलते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है मतलब वर्तमान की बात है। तो भूतकाल वाले और भविष्यकाल वाले विकल्पों को हम हटा देते हैं साथियों। अब आपके सामने 2 विकल्प बच रहे हैं, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। 16वें प्रश्न में देखिएगा, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जिसमें क्रिया वर्तमान में जारी रहती है उसको कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ क्रिया वर्तमान में जारी नहीं है इसलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा, बल्कि प्रश्न संख्या 16 में जो सही उत्तर है सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है कि समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। ये कैसा वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 17वां प्रश्न देखेंगे, चुनाव शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? चुनावे, चुनावों, चुनावी और इनमें से सभी। तो साथियों चुनाव जो कि एक एकवचन शब्द है, इसका आपको क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है? चुनाव शब्द का सही बहुवचन जो है इनमें से क्या होगा? तो चुनाव का चुनावे या चुनावी नहीं होता है साथियों, बल्कि चुनाव जो शब्द है इसका सही बहुवचन होता है चुनावों। क्या होता है? चुनावों। बिल्कुल ये एक बहुवचन शब्द है चुनाव शब्द का। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 17 में सही उत्तर है। देखिएगा यहाँ पर साइकोलॉजी की, हिंदी की, टीचिंग मेथड की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 100 प्रश्नों की, और साथियों पूर्णतः निःशुल्क है। बीच बीच में मेगा टेस्ट में 7-8 दिन में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि अब तक 3 मेगा टेस्ट में ले चुका हूँ साथियों। अब देखिएगा इन चीज़ों के अलावा साइकोलॉजी की स्पेशल क्लास डालता हूँ, संस्कृत की जो टेस्ट सीरीज है उसको चलाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें निःशुल्क है इस चैनल पर। अगर आप यहाँ पर
पहले विजिट नहीं किया है तो एक बार चैनल पर आप 5-10 वीडियो देखकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट 18वें प्रश्न पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, रायबर्न किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? 5वीं कक्षा से, 6ठी कक्षा से, 9वीं कक्षा से और 10वीं कक्षा से। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बताइए कौन सा सही आंसर होगा। साथियों, रायबर्न के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है कि रायबर्न ने क्या मान रखा है कि बच्चों को व्याकरण की शिक्षा कब देना चाहिए। तो रायबर्न का मानना है कि बच्चों को 6ठी कक्षा से, जब वो 5वीं पास कर लेते हैं, 5वीं पास कर लेते हैं और 6ठी कक्षा में वो जाते हैं, तो वहाँ से 6ठी कक्षा से उनको व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना चाहिए। विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन ये दोनों किसके भेद हैं? सैसोर वाचन के, आदर्श वाचन के, मौन वाचन के और अनुकरण वाचन के। तो 19वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो गंभीर वाचन और द्रुत वाचन है साथियों, ये दोनों ही किसके भेद माने जाते हैं? मौन वाचन के। शायद पिछले टेस्ट में भी इस प्रश्न को हमने कर लिया था। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना और इनमें से सभी। तो साथियों, छात्रों के शब्द भंडार में यदि हमें वृद्धि करनी है तो हम इनमें से कौन सा उपाय अपनाएंगे? प्रश्न नंबर 20 में राइट आंसर बताइएगा। देखिए 20वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, शब्दकोश का उपयोग भी किया जाना चाहिए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाना चाहिए कि खुद वो अध्ययन करें, इससे भी उनके शब्दकोश में वृद्धि होगी। शिक्षक द्वारा, कि जो शिक्षक उनको पढ़ाता है उसके द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेगा शिक्षक तो छात्र उस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और उनके शब्दकोश में भी विस्तार होगा साथियों। अतः विकल्प नंबर जो 4 है इनमें से सभी वाला, यह आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शब्दकोश का उपयोग भी करना चाहिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाना चाहिए और शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो फोर्थ विकल्प 20वें प्रश्न में सही है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि व त्वरितता होनी चाहिए, अर्थग्राह्यता में त्वरितता होनी चाहिए, ज़्यादा समय पढ़ाना चाहिए और पढ़ने में मन लगाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर, मौन वाचन की गति यदि आपको बढ़ाना है, किसके मौन वाचन की? अपने मौन वाचन की नहीं, बच्चों के मौन वाचन की। तो साथियों इसके लिए क्या करना चाहिए? 21वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा रहेगा? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प? तो 21वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए हमें अर्थग्राह्यता में त्वरितता मतलब तेजी लाना चाहिए। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट 22 पे आते हैं। तो 22वां प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है मौन वाचन में, सैसोर वाचन में, लेखन शिक्षण में और इनमें से सभी। तो साथियों मॉन्टेसरी विधि किसके द्वारा दी गई है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ये विधि दी गई है। और इस विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? मौन वाचन का? जी नहीं, मौन वाचन में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, न ही सैसोर वाचन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, बल्कि मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग लेखन शिक्षण में किया जाता है। किस में किया जाता है साथियों? लेखन शिक्षण में। थर्ड विकल्प आपके 22 में सही है, क्योंकि इनकी आपको सभी को पता होगा मॉन्टेसरी की समस्त विद्या ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित होती है साथियों। नेक्स्ट 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न, निम्न में से प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड और फिल्म खंड। तो देखो जो प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है 23 में कौन से विकल्प में दे रखी है? तो साथियों यहाँ पर फिल्म भी एक प्रक्षेपित सहायक सामग्री है, ओपेक प्रोजेक्शन भी सहायक सामग्री है प्रक्षेपित, फिल्म खंड भी प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। लेकिन जो बुलेटिन बोर्ड है ये प्रक्षेपी नहीं, अप्रक्षेपी सामग्री है। कैसी सामग्री है साथियों? बुलेटिन बोर्ड अप्रक्षेपित सामग्री है और अप्रक्षेपित के साथ में ही यह एक दृश्य सामग्री भी है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। ये 68वां टेस्ट है, इसके 68वां क्या सॉरी ये 69वां टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? ये 69वां टेस्ट है। और अब यहाँ पर देखना है आपको
कि इसके बाद में 31 टेस्ट आना और बाकी है आपके। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 है, कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है। शामपट्ट है, चार्ट्स है, प्रतिरूप है और चित्र है। तो यहाँ तीसरा विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। साथियों ये आपके 68वां टेस्ट है और अभी आपके 32 टेस्ट आना और बाकी है हिंदी के, क्योंकि 100 टेस्टों की सीरीज कंप्लीट हम कर रहे हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24 है, कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है। शामपट्ट है, चार्ट्स है, प्रतिरूप है और चित्र है। तो बताइए 24 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों 24वें क्वेश्चन में देखिएगा, कक्षा शिक्षण में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सर्वाधिक कौन सी दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 में देखो, चार्ट, चित्र और प्रतिरूप का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन शामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है कक्षा शिक्षण में। बच्चों को हम किसके माध्यम से पढ़ाते हैं? शामपट्ट के माध्यम से। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 25 पे आएंगे। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। बार बार प्रयोग करने पर भी यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, व्यापक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखो यहाँ पर बार बार प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बार बार प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन परीक्षण हर बार समान परिणाम दे रहा है साथियों। तो उस परीक्षण को हम किस नाम से जानेंगे? 25 में राइट आंसर दीजिएगा। देखो वैध परीक्षण तो वह परीक्षण होता है जो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया हो, यदि वह उसकी पूर्ति करे तो वो वैध परीक्षण कहलाता है। व्यापक परीक्षण वह होता है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह कहलाता है जिसमें एक ही उत्तर हो निश्चित, और विश्वसनीय परीक्षण वह कहलाता है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर भी परीक्षण हमेशा समान परिणाम दे साथियों। विकल्प नंबर 2 आपकी विश्वसनीयता यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। देखो 26वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 26 है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। प्रतिभावान छात्रों में अंतर करती है, सामान्य छात्रों में अंतर करती है, कमजोर छात्रों में अंतर करती है और इनमें से सभी। तो साथियों बताइएगा 26वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। जो विभेदकारी परीक्षा होती है वह किन प्रकार के बालकों में अंतर करती है। तो 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए विभेदकारी जो परीक्षा है वो प्रतिभावान छात्रों में अंतर करती है, सामान्य छात्रों में भी अंतर करती है और कमजोर छात्रों में भी अंतर करती है। मतलब इनमें से सभी में विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके 26 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 27 पे आएंगे। तो 27वां प्रश्न, शिक्षण में मूल्यांकन आवश्यक है, इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन कौन सा है। तो इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी होगा, इससे छात्रों के सबल व निर्बल पक्षों की जानकारी मिलेगी, इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प तो आपका आंसर नहीं होता है, यह आपका आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर 27 में देखिएगा, जब बच्चों का हम मूल्यांकन करते हैं शिक्षण के दौरान साथियों, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? कमजोरियों को जान सकेगा शिक्षक, शिक्षक की कमजोरियों के लिए थोड़ी मूल्यांकन किया जाता है। तो इस विकल्प को भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं। अब पहला या दूसरा विकल्प 27 में साथियों देखो, रोचक व प्रभावी होगा और सबल व निर्बल पक्ष की जानकारी मिलेगी। इसमें आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। इससे छात्रों के सबल और निर्बल, सबल मतलब मजबूत पक्ष कौन कौन सा है, निर्बल मतलब कमजोर पक्ष बच्चों का कौन कौन सा है, इसकी जानकारी हमें शिक्षण में मूल्यांकन के माध्यम से मिल जाती है। इसलिए विकल्प नंबर 2 आपके 27 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न का निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो 28 का राइट आंसर बताइए। जो उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है वो कौन से विकल्प में दे रखा है 28 में। साथियों 28वां जो प्रश्न है देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण में 3 चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है कि इसमें प्रश्न निर्माण किया जाता है, समंकन योजना तैयार की जाती है और शैक्षणिक उद्देश्यों को भी लिखा जाता है। लेकिन साथियों छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना ये उपलब्धि परीक्षण में नहीं होता है, बल्कि ये किस में होता है? जो छात्रों की कमियां हैं उनके कारणों की जानकारी किस में प्राप्त की जाती है? तो यह निदानात्मक परीक्षण में जानकारी प्राप्त की जाती है। किस में प्राप्त की जाती है? निदानात्मक परीक्षण में यह जानकारी प्राप्त की जाती है। अतः
प्रश्न नंबर 28 में दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका सेकंड लास्ट यहाँ पर प्रश्न है। ये कंप्लीट हो जाएगा, आपके बाद 2 प्रश्न और बच रहे, 68वां टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो चलिए 29, प्रतिशण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र उपसर्ग लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा हुआ है, पर उपसर्ग लगा हुआ है और प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखो प्रतिशण शब्द का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? प्रति प्लस क्षण। प्रति प्लस क्षण से शब्द बनता है आपके प्रतिशण। तो प्रतिशण शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? फिर प्र, पर या अ नहीं, बल्कि प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग। विकल्प नंबर आपका जो 4 है 29 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? अनुरक्ति का विलोम है विराग, विरक्ति, तिरोभाव और संसक्ति। तो साथियों अनुरक्ति का विलोम आपको प्रश्न नंबर 30 में बताना है। देखो अनुराग का विलोम होता है विराग, अनुरक्ति का नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। क्या होता है साथियों? विरक्ति। तो सेकंड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये कंप्लीट हुआ आपके 68वां टेस्ट। अब 32 टेस्ट और बचे, बिल्कुल रेगुलर आपके ये चीज़ें आने वाली एग्जाम तक साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।